बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का अभी तक एक माह गुजरने के बावजूद काबीना का फ़ैसला अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसे अहम ओहदे हैं जिसके लिए अभी से ही हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ नाम गर्दिश करना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो PTI की हुकूमत है शायद उसको साल लग जाएगा कि वो सिर्फ़ अपने बुनियादी जो अपने मसाइल हैं हुकूमत के उससे निकलने के लिए उसको मुश्किलात हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ऐलानात जो किए गए थे कि बल्दियाती इलेक्शन 3 माह के अंदर अंदर होगा, एहतसाब का मामला शुरू होगा, वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज एक माह तकरीबन होने को है, यानी 25 जुलाई के बाद आज आप देख लें कि 24 जो है वो अगस्त हो गया है, एक माह पूरा हो गया है, अभी तक काबीना का फ़ैसला नहीं हुआ। काबीना का फ़ैसला होने के बाद बहुत सी चीज़ें, बहुत सी गलतफहमियाँ और बहुत से दड़े बन सकते हैं, ये अभी तक जो देखा जा रहा है। उसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन अगर होता है डेफिनेटली फिर वंस अगेन जो है वो तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब टिकट की तकसीम होती है तो उसमें बहुत से इश्यूज़ होते हैं। और क्या बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएंगे? गुज़िश्ता 3 दहाइयों से आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। ये भी देखा जा रहा है कि जब पंजाब, KP के इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पर एक बड़ा जो है वो प्रेशर होगा। आल्दो के वज़ीर-ए-आज़म जो आज़ाद कश्मीर है अब्दुल कयूम नियाज़ी, उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएंगे। इसका मतलब है कि वो भी अभी क्लियर नहीं है। पार्टी का मंशूर में फिर 3 माह क्यों दिए गए हैं, ये मामला चल पड़ा है। एनी हाउ अब बात चल पड़ी है कि एहतसाब ब्यूरो का नया चेयरमैन कौन होगा। इसके लिए जनाब फ़हीम अब्बासी साहब का नाम बड़ा गर्दिश कर रहा है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि सरदार नईम शिराज साहब मौजूद हैं, उनको तकरीबन 1 साल हुआ है। और अब देखना ये होगा कि वो इस मामले में क्या करते हैं, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। और गुज़िश्ता आपने देखा होगा 1-2 माह में कुछ जो है वो गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। इससे पहले 3 साल तक फ़ारूक हैदर साहब के करीबी वो थे जिनको लगाया गया था, वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे और बाग से उनका ताल्लुक़ था, वो भी राजा बरादरी से थे। तो एक तो फ़ारूक हैदर साहब के ऊपर यानी कि बड़ा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने DCs कमिश्नर यानी कोई ओहदा छोड़ा नहीं जहाँ पर राजा बरादरी को जो है नहीं लगाया, और उन पर बड़ी तनकीद की जाती थी। उस वक्त हमने भी इस पर बात की थी कि तकरीबन कोई 12 से 13 ऐसे लोग थे जो राजा फैमिली से थे और मुख्तलिफ ओहदों पर उनको नवाजा गया था। क्योंकि यानी अगर आप एक ऐसा शख्स जो पहले से 20 स्केल में है या 21 में है लेकिन आप 19 वाले को लगाएंगे और वो राजा होगा तो इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कोई भी। यानी वो मामला पुराना हो गया। फ़हीम अब्बासी साहब जिनकी जो है वो तगोदो में फ़ारूक हैदर ने बड़ी कोशिश की थी कि इनको लगाया जाए, और फ़हीम अब्बासी साहब उस वक़्त जो है वो शाहिद हकान अब्बासी साहब के साथ बड़ी इनकी जो है मुलाकातें भी हैं, कुछ तस्वीर हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और उन्होंने आवासी कार्ड खेलने की भी कोशिश की है क्योंकि दीरकोट से उनका ताल्लुक़ है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं वो भी उनकी जो है वो शायद उस तरीके से खुल के नहीं, लेकिन वो भी इस मामले में उनकी सपोर्ट करेंगे। एक तो यह है कि फ़हीम अब्बासी साहब को मुस्लिम लीग नून की जो है वो सपोर्ट हासिल है। PTI में उनके साथ करीबी तरीन जो अब समझे जा रहे हैं वो है सरदार तनवीर इलियास, चाहते हैं कि उनको बना दिया जाए। उनके साथ भी कुछ सुना है कि कोई कन्वर्सेशन उनकी हुई है। इसी तरीके से कुछ और लोग भी हैं वो भी ये चाहते हैं। यानी एक बैरिस्टर अगर ग्रुप ना भी चाहे या वो शायद इसमें ऐसा इतना जो है वो पावरफुल साबित नहीं होगा, अगर मुस्लिम लीग नून भी चाहेगी और सरदार तनवीर इलियास ग्रुप भी चाहेगा तो उनको लगाया जा सकता है। लेकिन इसके रद्द-ए-अमल क्या होगा आने वाले दिनों में होगा। लेकिन फ़हीम अब्बासी साहब ने अपनी तगोदो जो है वो इस हवाले से शुरू कर दी है। सरदार नईम शिराज साहब ने भी अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी हो सकती हैं। उन्होंने अपना जो है वो बताना है कि जनाब मैं तो काम कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ फ़हीम अब्बासी साहब की जो पुराने ताल्लुकात हैं वो भी खुल कर सामने आ रहे हैं कि नून लीग के साथ वो किस कदर वो थे और क्या ये मामला चलेगा, एहतसाब का अमल होगा भी या नहीं होगा, ये एक अलग मामला है। लेकिन पाकिस्तान की तरह एहतसाब का अमल वहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन हैं उनको जो लगाया जाता है उसमें कुछ बुनियादी तौर पर जो है वो यानी स्ट्रक्चर चेंज है।
यानी वहाँ पर सदर रियासत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म लगाते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि अपोजिशन और जो हुकूमत है वो मिल के लगाते हैं। अगर आप जस्टिस जावेद इकबाल की बात करें, क्योंकि इस पे हमने स्टोरी भी की थी उस वक्त कि जब उनको लगाने का टाइम आया तो क्राइसिस में थे जो साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, और वो केस को फेस कर रहे थे। शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे और सदर जो थे मुस्लिम लीग नून के वो थे शहबाज शरीफ। तो फ़ारूक एच नाइक जो है वो जावेद इकबाल को लेकर उन्होंने ज़रदारी साहब को कहा था कि सर जावेद इकबाल साहब को हमने लगाना है जनाब चेयरमैन नैब। तो उस वक़्त के जो ज़रदारी साहब थे उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब जैसे कहते हैं वो देख लेते हैं। शहबाज शरीफ ने भी ओके कर दिया, तो यूँ जावेद इकबाल जो है वो फाइनली चेयरमैन नैब लग गए थे। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कहें तो मुस्लिम लीग नून को ही इशू रहा, पीपल्स पार्टी को इशू रहा। ज़रदारी साहब ने क्या कहा था चेयरमैन नैब के बारे में आप बाखूबी जानते हैं, और ईंट से ईंट बजाने की बात की थी। उन्होंने कहा क्या जुर्रत है, जो है वो जुर्रत भी नहीं बल्कि कुछ और अल्फाज यूज़ किए थे, मैं वो नहीं दोहराना चाह रहा। तो औकात क्या है चेयरमैन नैब की कि वो मुझे जो है वो करे। फिर साबिक़ जो वज़ीर आज़म है शाहिद खान अब्बासी कई बार कह चुके हैं कि नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए। तो क्योंकि यार यहाँ पे अपोजिशन ही मिलकर लगाती है। अभी दोबारा से पाकिस्तान में भी ये शुरू हो गया मामला कि वो भी अभी ख़त्म हो जाएगा उनका टेन्योर भी चेयरमैन नैब का, वो नेक्स्ट चेयरमैन। यहाँ पर भी तगोदो शुरू हो गई है, मुख्तलिफ लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें लगाया जाए। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर का एहतसाब का मामला है डिफरेंट। एक तो यह है कि वहाँ पर कुछ महकमे हैं ऐसे जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होती है। इससे पहले कभी भी वहाँ पे ऑडिटर जनरल का वो इस तरह का मामला नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में एक ऑडिटर जनरल का मामला है कि वो ख़ुद भी तो एहतसाब कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पैराज जो हैं वो बनते रहते हैं, खामोशी से वो हर साल पब्लिश भी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर इस तरह का कोई मामला नहीं है। वहाँ पर वो उस तरह की कोई यानी चीज़ें नहीं हैं जो जिस तरह की यहाँ पाकिस्तान पोर्टल पे भी आप एक शिकायत करते हैं तो वो भी DC से लेके AC लेवल तक भी बात पहुँच जाती है और फिर उनको कुछ ना कुछ जो है वो मामला करना पड़ता है। यानी हो वहाँ पर वज़ीर आज़म और सदर ने मिलकर लगाना है। फ़हीम अब्बासी साहब बड़ी इसमें तगदो कर रहे हैं, इस वक्त वो एडिशनल IG आज़ाद कश्मीर हैं। दूसरी तरफ चलते हैं जनाब, ये बात हो रही है हल्का 3 मीरपुर और चढ़ोई काल का, अब वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कल तक ये फैसला हो जाएगा, इंतखाबी शेड्यूल सामने आ जाएगा। यानी जो ही हलफ उठाया जाएगा बरस सुल्तान की तरफ से सदर रियासत आज़ाद कश्मीर का, उसके बाद ये 72 घंटों के अंदर अंदर जनाब ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि इंतखाब कब होगा। यानी वंस अगेन PTI को एक और परेशानी का यहाँ सामना ये करना पड़ेगा कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हो जाता है, क्योंकि असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहाद करके आपने देखा होगा खातून की सीट भी उन्होंने निकाली है और बाकी भी ये अब देखना ये होगा कि क्या वाकई जो है वो चीज़ें जो है सामने नज़र आएंगी या नहीं नज़र आएंगी। तो अगेन PTI को जो है यहाँ देखना होगा कि एक तरफ जो है वो चौधरी जो है शौकत फरीद साहब हैं PTI की, जिन्होंने 17,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। वहाँ पर रियासत साहब हैं, राजा रियासत साहब हैं और चौधरी यासीन साहब के इस वक्त कहा जा रहा है कि दामाद शायद मैदान में खुल के आएंगे या उनकी बेटी आएगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनके सिंपैथी वोट उनको मिल सकते हैं। अब देखना ये होगा, हम लेटर ऑन इस पर बात भी करेंगे। तो ये ओवरऑल सूरत-ए-हाल है जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। और क्या सूरत-ए-हाल होगी, तहरीक इंसाफ को आए रोज़ जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2-3 बड़े ग्रुप्स जो हैं वो शामिल आते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जनाब धड़ेबंदी नहीं है, और अगर वो अभी तक यही समझ रहे हैं कि अभी तक PTI में धड़ेबंदी नहीं है तो फिर इससे आप ज़्यादा आसानी क्या हो सकती है कि आप देख लें कि सरदार तनवीर इलियास और बरस सुल्तान दोनों धड़ों को इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म किसी और को बनाया गया। तो यूँ ये तमाम तर तफरीक और जो डिवाइड है उसका जो फ़ायदा है वो इस्लामाबाद में बैठे वो वफाकी वज़रा कर रहे हैं और इसका चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान वो भी फ़ायदा उठाते हैं और ये ओवरऑल आसानी हो जाती है उनके लिए किसी भी शख्स को कहीं भी जगह लगाना। और करीब यानी जितना कमज़ोर लोग लगाया जाएगा, यानी आप KPK में बात करें, महमूद खान कितना मजबूत है आप जानते हैं, कितना विजन है आपके सामने है। उस्मान बुज़दार का जो विज़न है विजन है वो आपके सामने है। और शायद सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो मरीम नवाज़ इसीलिए कहती है कि उनको है कि उस्मान बुज़दार जो है वो उन्होंने जो है पंजाब में लगाया है। और फिर सूरत-ए-हाल जो है वो बाकी एरियाज़ में लगती है। हम कोई कंपेयर नहीं कर रहे कि गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो है वो बुज़दार का रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो पावरलेस हैं, वो वीक हैं। उनको काबीना भी बना कर दी जाएगी,
ان کے پاس اختیارات اس حد تک نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک وزارت مانگنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کو نہیں دی جا رہی. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آنے والے دنوں میں فیصلے کہاں ہوتے ہیں. اگر علی امین گنڈا پور اپنے آفس میں بلا کر وہاں کا وزیر اعظم بھی، وہاں کا اسپیکر بھی اور وہاں کا صدر بھی اپنے آفس میں بلائے گا، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ پھر کیا پاور ہے اور اس پاور کا محور کہاں ہے. اور احتساب کا عمل بھی اگر ادھر سے ہوگا اور پھر یہ کسی کو بھی اشارہ کیا جائے گا جناب کے فلانے کو نوٹس بھیج دیں، جو کہ یہاں پہ ہوتا ہے، پھر جو ہی نوٹس جاتا ہے تو پھر اس کی پرانی جو اچھے کام بھی ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، برے کام ہو جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے. اگر شہباز شریف نے میٹرو بنا ہی دی ہے، لاہور اورنج ٹرین بنا ہی دی ہے، تو آپ کرپشن کو اسی وقت پکڑیں. آپ ایک ادارے کو بنانے کے بعد اربوں روپے لگانے کے بعد اس کو آپ روک دیتے ہیں، اس کے سٹے لے آتے ہیں، اس کے اوپر کرپشن ہوتی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کرپشن کے جو ادارے ہیں اس وقت دیکھیں جب ایک ایک چیز کی بڈ ہوتی ہے، کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ ان چیزوں کو اس وقت دیکھیں. تو یہ افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ اس طرح ادارے تباہ ہو رہے ہیں. اور اگر ابھی بھی فاروق حیدر صاحب کے 3 سالوں میں تو احتساب نہیں ہوا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی حکومت کرتی تھی. اب جو ہے وہ اگر فہیم عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے قریب ترین ہونے کے بعد وہ اگر آئیں گے تو ظاہر ہے وہ احتساب جو کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ عہدے جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ تجارت بن چکی ہے. اب اس کے لیے بڑے بڑی لابنگ ہوتی ہے، پیسہ چلتا ہے، اثر و رسوخ استعمال ہوتا ہے، پھر آ کے وہ آپ کے سامنے ہے انہوں نے کام کیا کرنا ہے. یہ تمام تجویزیں ہیں. تو ابھی تک لیے اتنا ہی. ونس اگین آپ سے کہیں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہماری ٹیم کی بھی ہو سکے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر ہماری توسیع بھی ہو سکے. بہت شکریہ.